हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ चुके हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग लाइंस एंड एंगल पढ़ रहे हैं। लाइंस एंड एंगल, और लाइंस एंड एंगल्स में ये हमारा सेकेंड वीडियो है। इसके पहले वाले में हम लोगों ने लाइन के बारे में समझा, रे के बारे में समझा, लाइन सेगमेंट के बारे में समझा, उसके बाद फिर हम लोगों ने एंगल समझा, एंगल के टाइप समझ लिए। अब आज हम उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे एडसेंट एंगल, पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, स्पेशल एंगल्स, एक्सियम फर्स्ट एंड एक्सियम सेकेंड। तो ये सब आपको जब मतलब बताते जाएंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडसेंट एंगल। एडसेंट एंगल हिंदी में इसको बोलते हैं संलग्न कोण। संलग्न कोण, ठीक, या आसन्न कोण भी बोलते हैं। तो मेनली एडसेंट एंगल क्या होता है? एडसेंट एंगल का मतलब क्या है कि ध्यान से देखिएगा तो संलग्न यानी सटे हुए कोण, यानी दो कोण आपस में क्या है, सटे हुए हैं। तो उन कोणों को क्या बोलते हैं? एडसेंट एंगल। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये एक रे है, यहाँ से एक दूसरी रे गई, यहाँ से एक तीसरी रे गई। तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो बी और सी के बीच में झुकाव पैदा हुआ, दैट मींस यहाँ पे कोई एंगल क्रिएट होगा कि नहीं होगा? इसको मैंने मान लिया θ1, ठीक है। ऐसे ही ध्यान से देखिए, यहाँ से ए और बी के बीच में भी तो झुकाव पैदा हो रहा है, दैट मींस इसको मैंने मान लिया θ2। तो ध्यान से देखिएगा दो एंगल बने और ये दोनों एंगल आपस में सटे हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो इन दोनों को θ1 एंड θ2 को क्या बोलेंगे? एडसेंट एंगल यानी संलग्न कोण बोलेंगे, एडसेंट एंगल कहते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि ध्यान से समझिएगा, ये दोनों के दोनों कोण एक कॉमन रे से जुड़े हुए हैं या कॉमन आर्म से जुड़े हुए हैं। ओके, देखिए ये जो मैं इसको अगर ओ मान लूं तो ए से लेके ओ और ओ से लेके सी का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। इनको बोलते हैं नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म। लेकिन ध्यान से देखिए, तो इन दोनों में कॉमन कौन है? बी। ध्यान से देखिए, ध्यान से ए और बी के बीच में कोण बना, मतलब θ2 है, θ2 किसके बीच में? ए और बी के बीच में। ऐसे ही बी और सी के बीच में जो कोण बना है वो θ1 है, यानी θ1 किसके बीच में? बी और सी में। तो जब दोनों कोण बन रहा है तो कौन सी लाइन दोनों में आई हुई है? सर ये OB दोनों के साथ है ना, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉमन आर्म। ये क्या है? कॉमन आर्म। तो जब कभी भी कॉमन आर्म आएगा तो ध्यान दीजिएगा एडसेंट एंगल आएगा। ये कहने का मतलब है। समझ में आ रहा है? नहीं समझे तो एक बार और देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैंने एंगल फॉर्म किया, मतलब एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं कई सारी रे ले जाता हूँ, एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, ठीक है। ये सब रे है और गई है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैंने इसको मान लिया, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी और इसको ओ मान लिया। और ए और बी के बीच में एंगल जाहिर सी बात है पैदा होगा, वो θ1, इसको θ2 मान लिया, इसको θ3 मान लिया। मैं आपसे पूछूं कि बताइए कौन कौन आपस में एडसेंट एंगल है? सर θ1 और θ2 आपस में क्या है? एडसेंट एंगल है कि नहीं है? ये दोनों सटे हुए हैं, ठीक है। तो θ1 एंड θ2 एडसेंट एंगल है, ए डाल दिया, एडसेंट एंगल है। अब देखिए पता भी कैसे चल रहा है? सर देखिए एक कॉमन रे दोनों के पास है कि नहीं है? OB यहाँ पे भी है, मतलब इसके साथ भी बनाई हुई है, और OB OC के साथ भी बनाई हुई है, OA के साथ भी है, OC के साथ है। तो जब कभी भी कॉमन आर्म होगा, देखिए इसमें कॉमन आर्म कौन है? कॉमन आर्म बताइए, O से लेके B। और नॉन कॉमन आर्म कौन बन गया? नॉन कॉमन आर्म कौन बन गया? सर नॉन कॉमन आर्म बन गया ये OC और OA। अब ये तो बात हो गई इसकी। अब इधर देख लीजिए, इधर देखेंगे तो यहाँ पे θ2, यहाँ पे θ3, ये भी तो आपस में सटे हुए हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इनको OC कॉमन आर्म के थ्रू पैदा किया गया है। OC इन दोनों में आज नहीं आया। तो जब कभी भी एक कॉमन लाइन होगी, दो एंगल बन रहे हैं, उन दोनों एंगल को बनाने में एक कॉमन लाइन का यूज किया गया है, एक कॉमन लाइन आई है। कॉमन मतलब ध्यान दीजिएगा, एक इसके लिए भी है और इसके लिए भी। तो उस केस में जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा? एडसेंट एंगल। यानी यहाँ पे देखिए तो θ2 एंड θ3 भी क्या है? एडसेंट एंगल है। एडसेंट एंगल है ना?
कैसा नो? तो इसमें कॉमन आर्म क्या है? इसमें कॉमन आर्म क्या है बताइए फटाक से? ओ सी। θ2 और θ3 में कौन बनवाया है? OC आया कि नहीं आया? OC OB के साथ है, फिर OC OD के साथ है, तभी जाके θ3 और θ2 बने हैं। तो इसका मतलब यही अपना क्या हो जाएगा? कॉमन आर्म। और जब कभी भी कॉमन आर्म आएगा, कॉमन आर्म समझ में आ गया? कॉमन आर्म समझ में आ गया? बिल्कुल। तो कॉमन आर्म आएगा तो कौन सा एंगल बनेगा? एडसेंट एंगल, संलग्न कोण, यानी सटे हुए कोण। फील इतना ले लीजिएगा कॉमन आर्म का। नहीं आया तो सिंपल ये ध्यान देंगे कि सटे हुए कोणों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एडसेंट एंगल। क्या θ1 और θ3 आपस में सटे हैं? नहीं सर, θ1 और θ3 नहीं सटे। θ1 और θ2 सटे तो θ1 और θ2 एडसेंट एंगल कहलाएंगे, θ2 और θ3 एडसेंट एंगल कहलाएंगे, लेकिन θ3 और θ1 एडसेंट एंगल नहीं है। ध्यान दीजिए, ये θ1 है, ये θ3 आपस में सटे हैं क्या? नहीं। बीच में कौन है? θ2। ये θ3 किससे सटा हुआ है? θ2 से, तो ये दोनों एडसेंट एंगल होंगे। और θ2 और θ1 आपस में सटे हुए हैं तो ये दोनों एडसेंट एंगल होंगे, लेकिन θ1 और θ3 आपस में सटा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये एडसेंट एंगल नहीं होगा। क्लियर है ना? सटा है, नजदीक है, तो इसका मतलब एडसेंट एंगल। नहीं सटा है, नहीं नजदीक है, इसका मतलब नॉन एडजेसेंट एंगल होगा। क्लियर है ना? बिल्कुल सीधी बात है। अब बाकी टेक्निकल भाषा में कि अगर कभी भी दो रेज दो कोण पैदा कर रही हैं तो अगर एक कॉमन आर्म है उनके पास, ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि उस केस में बोलेंगे कि एडसेंट एंगल आएगा। ओके, अब इस चीज को और फिल करा दिया जाए। बिल्कुल, इसको मैं मिटा दूं, नोट कर लिया होगा आपने। ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे रे यहाँ पे ड्रॉ करूँ, एक रे यहाँ पे ड्रॉ करूँ, एक रे यहाँ पे और एक रे यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे θ1 पैदा हुआ है, मान लेता हूँ ये O है, सॉरी इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C, इसको D, ठीक है, यहाँ पे O। और ऐसे यहाँ पे एक एंगल है θ2। मैं पूछूं ये दोनों एडसेंट एंगल है? सटे हैं क्या? नहीं सटे हैं। क्या ये दोनों सटे हैं? नहीं है, तो एडसेंट एंगल नहीं है। और इसका एक और सबूत देखो, क्या दोनों में कॉमन आर्म आई है? नहीं। ध्यान से देखो, इसमें OA है, OB है, इनके बीच में कोण बना है θ1, आया ना? OA और OB के बीच में θ1 बना है, ध्यान से समझो। और यहाँ पे OC, O से लेके C और O से लेके D के बीच में कॉमन आर्म बना है θ2, सॉरी के बीच में कोण बना है θ2। क्या इन दोनों में कोई भी भुजा समान दिख रही है? OA OB यहाँ है, तो क्या इसमें कोई OA या OB है? नहीं, तो कॉमन नहीं है, इसलिए मैं क्या बोल दूंगा कि यहाँ पे एडसेंट एंगल नहीं फॉर्म होगा। कॉमन आर्म होगी तभी एडसेंट एंगल फॉर्म होगा। अब मान लो मैंने बीचों में θ3 डाल दिया। अब ध्यान देना, तो ये θ3 कब पैदा हुआ? जब OB और OC मिले, है कि नहीं है? तब क्या बना है? θ3। अब ध्यान से देखिएगा, तो OA OB और यहाँ भी OB OC, तो क्या OB OB कॉमन मिल गया कि नहीं मिल गया दोनों में? है ना? तो इसका मतलब θ1 और θ3 एडसेंट एंगल कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? है ना? बोलिए। अब यहाँ पे देखिए OC OD है, तो इसमें देखिए OC कॉमन मिल गया, तो इसका मतलब θ3 और θ2 भी आपस में क्या होंगे? एडसेंट एंगल। देख भी सकते हो, θ3 θ2 से सटा हुआ है कि नहीं सटा हुआ है, तो एडसेंट एंगल हो गया। ऐसे θ3 θ1 के साथ भी सटा हुआ है, तो इसका मतलब एडसेंट एंगल हो गया। क्लियर है ना? हाँ, तो ध्यान देंगे, एडसेंट एंगल मतलब कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। अगर वो नहीं समझ में आया तो डायरेक्टली देख लो, सटा हुआ है तो एडसेंट एंगल, नहीं तो नॉन एडसेंट एंगल। क्लियर है? समझ में आया? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। एडसेंट एंगल की कहानी समझ लेने के बाद अब हम देखेंगे पेयर ऑफ एंगल, क्योंकि एडसेंट एंगल के कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ाते हुए पेयर ऑफ एंगल बना हुआ है। अब देखिएगा, पेयर ऑफ एंगल का मतलब क्या है? पेयर ऑफ एंगल यानी कोण युग्म। कोण युग्म मतलब समझाता हूं मैं, कोणों का जोड़ा यहां पे आएगा। पेयर मतलब जोड़ा। अब किसका जोड़ा? एंगल का जोड़ा। तो मेनली यहां पे मान लेता हूं कि एंगल है, दो एंगल है। एक एंगल ये है ना, एक एंगल ये है, एक पॉइंट ओ ले लेता हूं। एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है, ठीक है। ये θ1 है, ये θ2 है। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। तो क्या ये एडसेंट एंगल है ना? क्या ये एडसेंट एंगल है? बिल्कुल सर, ये एडसेंट एंगल है।
और जब कभी भी एडसेंट एंगल यानी ये θ1 और θ2 इन दोनों को मैंने जोड़ा, θ1 और θ2 को जोड़ा, क्योंकि ये जोड़े में आए हैं, एडसेंट एंगल है। एडसेंट एंगल हमेशा किस में होंगे? जोड़े में होंगे ना। दो एंगल मिलेंगे तभी तो एडसेंट एंगल कहलाएंगे। अरे भाई दो लोग सटेंगे तभी, मतलब दो कोण सटेंगे तभी तो इसका मतलब होगा एडसेंट एंगल। तो दो कोण आ रहा है ना, इसका मतलब जोड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है कोणों का? बिल्कुल। अब मैंने अगर उन दोनों को जोड़ा और उन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। अगर दो एडसेंट एंगल का सम क्या आ गया? 90 डिग्री। तो इनको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी वो एक दूसरे के क्या है? वो एक दूसरे के कोटि पूरक कोण है, कोटि पूरक कोण है। ठीक है। और यदि मैंने θ1 और θ2 को जोड़ा, यदि मैंने θ1 और θ2 को जोड़ा और कितने डिग्री के बराबर आ गए? 180 डिग्री के, तो वो क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी समपूरक कोण। ठीक है, क्या मेरी बात समझे? जैसे 90 डिग्री कब बनता है? मैंने आपको पहले ही बताया था। 90 डिग्री का मतलब लाइन एकदम क्या होगी? खड़ी होगी, है ना। एक दूसरे पे पड़ी है तो 0, खड़ी है तो 90। तो मान लो ये दो कॉमन आर्म है, सॉरी दो एडसेंट एंगल है। मान लो एक एंगल यहाँ पे θ1 बना, एक दूसरा यहाँ पे θ2 बना, यहाँ पे θ2 है। ये θ1 और ये θ2, इसको O, A, B और C मान लो। मान लिया। तो देखो यहाँ θ1 θ2, क्या ये दोनों मिलके लाइन को सीधा कर देना? नहीं कर देना। देखो ये दोनों अगर मिल जाए तो फिर ये वाली लाइन बनेगी, मतलब मतलब OCA बनेगा। सॉरी ऐसे गलत मैंने बोला, AOC बनेगा। भाई दोनों लाइन मिल गए, मतलब ये दोनों कोणों को मैं जोड़ दूं तो फिर यही लाइन दिखाई देगी, है ना। और जब ये वाली लाइन है वो 90 बना रही नहीं बना रही है? बना रही है। तो इसका मतलब ये θ1 और θ2 क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक दूसरे को मिला के क्या बना दे रहे हैं? 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल्स को का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। दो एंगल नहीं, दो एडसेंट एंगल का सम क्या हो गया? 90 डिग्री। ध्यान देना, एडसेंट सटे हुए एंगल का होना चाहिए। दो एडसेंट एंगल का सम ही क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। क्लियर है ना? हाँ या ना? क्लियर। अब ध्यान से समझो। अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो कि एक θ1 की वैल्यू 35 है, θ1 की वैल्यू कितनी है? 35 है। मैंने बोल दिया कि ये कितना डिग्री है? 35 डिग्री। तो दूसरा θ2 क्या होगा? 35 होगा। मैंने क्या बोला? अगर कंडीशन दिया गया कि अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, θ1 θ2 क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। θ1 θ2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और θ1 की वैल्यू कितनी है? 35 डिग्री है। तो θ2 कितना होगा? तो मुझे पता है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ध्यान दो, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उस केस में θ और θ2 को जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। θ1 की वैल्यू कितनी है? 35। θ2 की वैल्यू निकालनी है, ये 90 ऐसे रहेगा। θ2 की वैल्यू निकालो तो 90 माइनस क्या हो जाएगा? 35। θ2 ऐसे रहेगा, 90 में से 35 घटाओगे कितना मिल जाएगा आपको? 55। कितना मिल गया? 55। एन सेकेंड क्या होगा? 55। समझ में आ रहा है? मतलब क्या होता है? मतलब अब फील करो, अगर एक 35 है तो दूसरा कितना होगा कि 55 हो जाए? ऐसे 90 हो जाए। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? बिल्कुल। तो 90 में से क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे। ओके, क्या कर देंगे? माइनस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने बोला एक एंगल 40 है, आप खुद आंसर देंगे। एक एंगल 40 है और दूसरा जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है पहले का दूसरा वाला एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। और पहला एंगल क्या है? 40 है। तो दूसरा एंगल कितना होगा? 50 होगा। तभी तो 50 और 40 मिलेंगे, 90 बनाएंगे, है ना? क्या मेरी बात समझ पाए? अगेन मैंने बोल दिया यहाँ पे θ2 जो है, θ2 कितना है? 55 है। θ2 कितना है? 55 है। और θ1 जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। θ1 जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। दैट मीन्स इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 90 आना चाहिए ना। तो अगर θ2 55 है तो दूसरा का कितना होगा? सर 35 होगा। जाहिर सी बात है, तभी तो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 90।
यानी अगर एक दूसरे के क्या है, कंप्लीमेंट्री है, तो दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 90। अगर एक का पता है तो दूसरे का निकालने के लिए 90 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर है, हाँ या ना। अगेन एक बार मैं और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, अगर मान लीजिए एक एंगल, फर्स्ट एंगल जो है, फर्स्ट एंगल हमारा 45 है, तो सेकेंड एंगल कितना होगा कि कंप्लीमेंट्री बना देगा। सर सेकेंड वाला भी 45 होगा, है ना, तभी तो 45 प्लस करूंगा कितना आएगा, 90। समझ में आ रहा है, हाँ या ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल का, दो एडसेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक का पता है तो दूसरे का निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, 90 में से घटा दूंगा। क्लियर है, हाँ या ना। दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, तो पहले मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख देता हूं। ओके, ये बहुत छोटी बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, अब थीटा 1 और थीटा 2 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो इफ सम ऑफ टू एडसेंट एंगल इज 90, then both angles are complementary to each other ठीक है, समझ आया। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। ओके, हाँ या ना। यहाँ तक में कोई दुविधा नहीं। मैंने लिखा है कि यदि हम दो एडसेंट एंगल यानी दो संलग्न कोणों को जोड़े तो कितना हो जाए, 90 डिग्री आ जाए, और तब दोनों जो एंगल होंगे वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कंप्लीमेंट्री यानी कोटि पूरक कहलाएंगे। ओके, एक दूसरे के क्या होंगे, कोटि पूरक होंगे। ओके, ठीक, इस चीज को आप हिंदी में भी लिख लेंगे। अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब समपूरक कोण। देखिएगा वो क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जस्ट अभी मैंने बताया आपको, उसमें भी आपको जस्ट मैंने बताया कि पहले और दूसरे को मैंने जोड़ा, मतलब दोनों एंगल को क्या किया, जोड़ा। पहले एंगल और दूसरे एंगल को मैंने क्या किया, जोड़ा। देखो अभी कौन कौन सा एंगल, एक तो थीटा 2 है और एक थीटा 1 है। थीटा 1 और थीटा 2 इन दोनों को अगर मैंने जोड़ा और जोड़ने पे कितना आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एडसेंट एंगल है ना। तो दो एडसेंट एंगल का मैंने सम किया और दोनों को ऐड करने पे कितना आ गया, 180। तब इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, बिल्कुल हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण, समपूरक कोण। ठीक, लिख सकते हैं इफ सम ऑफ टू एडसेंट एंगल is 180 degree, then both angles are supplementary to each other। ठीक है, क्लियर है, हाँ ना। कि दो एंगल को जोड़ूं, मतलब दो कोणों को, दो संलग्न कोणों को जोड़ूं तो कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समपूरक कहलाएंगे, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझो, मैंने बोल दिया कि थीटा 1 कितना है, ध्यान से देखना, 100 डिग्री है। कितना है, 100 डिग्री। थीटा 1 100 डिग्री है, तो थीटा 2 कितना होगा, अगर ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समपूरक है। और ये दोनों एडसेंट एंगल है, दोनों एडसेंट एंगल है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री है। और थीटा 1 की वैल्यू 100 डिग्री है, तो थीटा 2 कितना होगा, 80 डिग्री। तभी तो 100 और 80 मिला के क्या बनेगा, 180 डिग्री, है ना। तो जब सप्लीमेंट्री बोला तो दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। जैसे एक बार और, अगर मुझे बोल दिया कि थीटा 2 कितना है, थीटा 2 अपना 85 डिग्री है। कितना है, 85 डिग्री। तो थीटा 1 कितना होगा कि ये सप्लीमेंट्री बना दे, थीटा 1 कितना होगा, तो 180 में से क्या करूंगा मैं, घटा दूंगा, 95 आंसर आएगा। समझ में आ रहा ना। यानी थीटा 2 को मैंने 85 लिया, अगर थीटा 2 को 85 डिग्री लिया तो थीटा 1 कितना होगा, 100% 95 होगा। तभी तो दोनों को जोड़ूंगा। जैसे यहाँ पे जोड़ो थीटा 1 प्लस थीटा 2, देखो थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, 100,
थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 80, जोड़ दिया कितना आ गया 180 आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे यहाँ पे देखो थीटा 1 प्लस थीटा 2 करो, थीटा 1 की वैल्यू 85 प्लस 95, दोनों को ऐड कर दिया कितना आ गया 180 डिग्री। क्लियर है, हाँ या ना। तो जब बोला सप्लीमेंट्री है तो जोड़ो तो कितना आना चाहिए 180, और अगर बोला कॉम्प्लीमेंट्री है तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोगों ने एडसेंट एंगल की कहानी समझ ली, पेयर ऑफ एंगल भी समझ लिया। ओके, इसको भी आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम थर्ड पे पहुंचते हैं, और थर्ड पे पहुंचते हो ना तो ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, यही चीज़ आपको मिल जाएगी। ये क्या है ध्यान से समझिएगा, लिखा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो सप्लीमेंट्री एंगल अभी पढ़ा ना, ये सेम टू सेम वही कहानी रखता है। सप्लीमेंट्री एंगल की कहानी ही है ये। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या था कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 कर रहे हो तो कितना आ रहा था 180 डिग्री आ रहा था, है ना। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब क्या होता है, अगर दो कोणों को जोड़ूं, दोनों कोणों को जोड़ूं तो वो क्या कर रहा है, वो 180 डिग्री बना दे रहा है। देखो हमने पढ़ा हुआ है कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब कौन सा एंगल ये कहलाता है सर, ये लीनियर एंगल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर एंगल, या इसी को हम लोगों ने नाम दिया था स्ट्रेट एंगल। याद करिए, है ना, स्ट्रेट एंगल। अगर नहीं याद है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक रे इधर है और एक रे जस्ट इसकी उल्टी है लेकिन एकदम सीधा है ना। तो इन दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा सर 180 डिग्री बनेगा, है ना। तो इस एंगल को ही हम लोगों ने क्या बोला था, लीनियर एंगल या स्ट्रेट एंगल बोला था। वैसे यहाँ पे भी कहानी वही है कि अगर दो एंगल मिल रहे हैं, यहाँ पे थीटा 1 है और यहाँ पे थीटा 2, और दोनों का संयोग या योग कितना हो गया 180 डिग्री, तब इन लोगों ने क्या बना दिया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना दिया। समझ आ रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब दोनों को जोड़ो तो 180 डिग्री बना दे, यानी लाइन कैसी हो जानी चाहिए, एकदम सीधी। लाइन कैसी हो गई, सीधी। तो इसका मतलब लीनियर पेयर एंगल हो गया। लीनियर मतलब सीधा, लीनियर मतलब सीधा, लीनियर मतलब लाइन, लीनियर मतलब लाइन। ऐसे पकड़ लो, लीनियर मतलब लाइन, लीनियर मतलब लाइन। तो एक लाइन बनेगी तभी जब थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। समझ पा रहे हैं, है ना। तो जब 180 डिग्री हो गया, एंगल्स का सम कितना हो गया 180 डिग्री, तो लाइन कैसी हो जाएगी, सीधी। तो जब लाइन सीधी बन गई तो उस केस में हम इन थीटा 1 और थीटा 2 को क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, या इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलेंगे एक दूसरे का। ओके, क्लियर है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब लीनियर मतलब लाइन, लीनियर मतलब लाइन, लीनियर मतलब लाइन। तो जब एक लाइन फॉर्म हो जा रहा है दो एंगल्स के बनने से, यानी दो एंगल मिलके क्या कर रहे हैं, एक लाइन का फॉर्मेशन कर दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उनको, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्लियर है। तो जब भी आपके जीवन काल में दो लाइंस मिलके 180 डिग्री बना रही हैं तो आप तुरंत कह देंगे कि ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, क्योंकि इन्होंने क्या बना दी, एक लाइन बना दी। लाइन कब बनती है बताइए, दो रेज एक लाइन कब फॉर्म करती हैं, जब 180 डिग्री बनेगा। समझ आ रहा है ना। देखिए अब लाइन बन गई कि नहीं बन गई, याद करिए लाइन कैसी होती है सर, लाइन ऐसी ही तो होती है कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी ना पता हो और एंड पॉइंट भी ना पता हो। अगर आप लाइन का कल इमेज देखे होंगे तो आपको ऐसे ही तो मैंने लाइन बना के दी थी, है ना। तो जब दो रेज, ये तो रे है ना, ध्यान से देखा जाए तो ये रे थी, जैसा नो, इन दोनों रेज को जब आप 180 डिग्री पे बना दोगे, यानी इन दोनों रेज के बीच में कितना डिग्री बन जाए 180 डिग्री, तब ये क्या बन जाती हैं, लाइन। क्या बन जाती हैं, लाइन। ध्यान देंगे, अगेन लिख लीजिएगा, जब दो रेस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तभी क्या बन जाएंगी, लाइन। क्या बन जाएंगी, लाइन। लाइन कब दो रे बनती है, जब दो रेस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। लाइन का मतलब ध्यान से देखिएगा, अगेन रे की बात करूं मैं तो रे में सिर्फ और सिर्फ एक साइड में एरो होता है, दोनों साइड में नहीं ना होता है। क्या दोनों साइड में एरो होता है, नहीं सर। इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, एंड पॉइंट नहीं पता होता है कि कहाँ पे खत्म होगा, ये नहीं पता होता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है। रे इसी को तो बोलते हैं, हाँ या ना बोलिए। लेकिन लाइन के केस में क्या होता है कि सर ना स्टार्टिंग पॉइंट पता है, और ना ही एंड पॉइंट पता है, तो दोनों पॉइंट में नहीं पता होता है, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, तो ये दोनों रेंज जब 180 डिग्री बना रही हैं तो फिर से अब देखो दोनों साइड एरो आ गया कि नहीं आ गया। ये तो लाइन का सिंबल है ना कि दोनों साइड एरो होगा,
तो इसीलिए मैंने बोला कि दो रेज जब 180 डिग्री बनाएंगी तो एक लाइन बना देती हैं। और वही बात बोली गई है कि उसी को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं कि जब दो संलग्न कोण या दो एडसेंट एंगल θ1 और θ2 मिलके 180 डिग्री बनाएंगे तो उस केस में एक लाइन का फॉर्मेशन होगा और तब इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे। ठीक है ना। तो जब एक लाइन बनती है, ये क्या है, लाइन, तो जो कोण बनाए गए हैं उन दोनों एडसेंट एंगल को मिला के वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा और उनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे। हो गया, समझ में आ गया। लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब याद कर लीजिएगा नाम से ही, लाइन, क्या लिखा है, लाइन। तो लाइन बना दे अगर, पेयर मतलब ध्यान देना यहाँ पे कहाँ पे है, मैंने हेडिंग नहीं डाली, यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, ध्यान देना। तो लाइन बनी है ना, और कौन लाइन बना रहा है, पेयर ऑफ एंगल। पेयर मतलब जोड़ा, यानी दो एंगल का जोड़ा, या सिंपल दो एंगल मिलके अगर एक लाइन का फॉर्मेशन बना कर दे रहे हैं तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उस केस में हम उनको 180 डिग्री बोलेंगे, सॉरी लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे। ओके, है ना। ठीक है, अब आती है बात इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की, तो उनको देखा जाए, है ना। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो, अगर लिखने की बात है तो इसको लिख देना। जब दो एंगल्स मिलकर लाइन का फॉर्मेशन करते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, कहेंगे। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब 180 डिग्री। ठीक है ना, हाँ है ना। अब इस चीज को ना एक काम करता हूँ, थोड़ा और फील करा देता हूँ, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अभी आगे ना हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, तो यहीं से मैं दिखा दूंगा, क्योंकि एक एक चीज आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको डाल दो नाम इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं या इंटरसेक्टिंग मतलब इंटर मतलब आपस में, सेक्टिंग मतलब काटती हैं। इंटर मतलब आपस में, सेक्टिंग मतलब काटती है। एक लाइन इधर से जा रही थी, दूसरी लाइन इधर से आ रही थी, और इसने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया ना, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी दो लाइंस जब आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हो, काट रही हो, तो उन दोनों को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी प्रतिच्छेदित रेखाएं बोलेंगे। ओके, हाँ या ना। अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन इस पॉइंट पे मिल रही है, हाँ या ना। और जब इस पॉइंट से देखोगे, इस पॉइंट से अगर मैं बैठ के देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि एक रे इधर जा रही है और एक रे इधर, तो इसका मतलब इनके बीच में झुकाव आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा, है ना। फिर यहाँ से मैं खड़ा होके फिर इधर देखो, अच्छा सबको नाम दे दो, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ध्यान से देखो, इससे इस पॉइंट से जब आप देखोगे, इस पॉइंट को मैंने ओ मान लिया, तो ओ से मैं देख रहा हूँ तो एक ए गया है और एक तो बी गया है, तो ए और बी एक ही पॉइंट से गए नहीं गया है, सेम इंड पॉइंट है। एंगल बनने का क्या कंडीशन था कि एक सेम इंड पॉइंट से अगर कोई भी रे निकल रही है, और उसी पॉइंट से एक दूसरी रे निकल रही है, यानी सेम इंड पॉइंट से दो रे निकल रही है, तो उनके बीच में हमेशा एक कोण आएगा, हमेशा एक कोण बनेगा। तो यहाँ पे बन गया। ऐसे कहानी यहाँ भी तो बन रही है, देखो बी और डी के भी बीच में बन जाएगा, इसको मैंने मान लिया θ2, इसके डी और सी के बीच में बन जाएगा θ3, और सी और ए के बीच में बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा, θ4। हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अब तुम ध्यान से ऑब्जर्व करना भाई, एक चीज फील कर लो, ध्यान से देखो, लाइन का सिंबल पहले पकड़ लो ना। लाइन का सिंबल ऐसे ही तो होता है ना। लाइन मतलब दोनों साइड एरो मतलब लाइन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक एक लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही है, ये लाइन है कि नहीं है, देखो बी से सी लाइन है कि नहीं है। तो उस केस में ये दोनों के दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएंगे, हाँ या ना। लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब
जब दो कोण, देखो इसके इस लाइन के ऊपर कौन से कौन कौन है, एक θ1 और θ4 है ना। तो ये θ1 और θ4 अगर है और इनके होते हुए क्या बन रहा है, एक लाइन बन रहा है, तो इसका मतलब θ1 और θ4 को अगर मैं जोड़ूंगा, θ1 और θ4 को जोड़ूंगा तो इसका मतलब 180 डिग्री बना रहा है, नहीं बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गई है, लाइन। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ऐसे यहाँ से देखो, ऐसे यहाँ से देखो तो ये भी तो एक लाइन है, तो यहाँ पे इन दोनों को अगेन जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं, θ1 और θ2 को, θ1 θ2 को, तो ये भी क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। क्लियर है? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं। ये क्या बना रहा है, लाइन बना रहा है। ऐसे 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 देखो, यहाँ पे ऐसे भी तो एक लाइन है, सी से लेके बी, तो अगर मैं इसको पकड़ूं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो ऊपर के दो एंगल है, यानी θ3 प्लस θ2, ये भी क्या बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है, नहीं बना रहा है? इसका मतलब तभी तो लाइन बन रही है, तो यानी ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है कि नहीं है ना। ऐसे यहाँ भी तो हो रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे भी तो हो रहा है ना। तो θ3 प्लस θ4 भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। जब जब लाइन बनेगी और उस लाइन के ऊपर जितने भी कोण होंगे उन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, उन सबको अगर मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो क्या हो गया आपका, 180 डिग्री के बराबर होगा। लाइन जब भी बनेगी दो रेस के थ्रू, लाइन जब भी बनेगी दो रेस के थ्रू, ये लाइन कैसे कैसे बन रही है सर, ओडी और ओए, ओबी और ओसी बनना है ना। तो ओडी और ओबी, सॉरी ओडी और ओए दोनों रेस थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कनेक्ट किया तो क्या बना दिया, लाइन बना दिए। अब इनके ऊपर जितना भी कोण बनेगा वो सब कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री। ऐसे ये जो ओ सी और ओ बी रेस थे, लेकिन दोनों कनेक्ट हुए तो एक लाइन बना दिए ना, तो इनके ऊपर जितना भी कोण बनेगा, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, वो कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है। अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब जब दो रेज एक लाइन बनाते हैं तो उनके ऊपर जितना भी कोण आप बनाओगे 180 डिग्री होगा, और वही एग्जाम फर्स्ट हो जाएगा आपका आगे आके। तो ज्यादा कुछ टफ नहीं है। एग्जाम फर्स्ट यही कहता है कि एक लाइन के ऊपर जितनी भी रेज आप डालोगे, एक लाइन के ऊपर जितनी भी आप रेज डालोगे, वो सब मिलके कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। मतलब उनका उस लाइन के रिस्पेक्ट में जितना भी एंगल होगा, टोटल एंगल उस लाइन पे जितना बनेगा वो सबका सब क्या होगा, 180। ठीक है ना। वही एग्जाम फर्स्ट है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन समझ लिया। इंटरसेक्टिंग लाइन किनको कहेंगे, जब दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हो, जो लाइन्स आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं। क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, बताओ। नहीं है। क्या कट कर रही हैं ये, नहीं। लेकिन क्या ये कट कर रही हैं, हाँ, तो कट कर रही है, इसका मतलब क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्लियर है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन जब भी आएंगी तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, है ना। ठीक है। अब एक और स्पेशल चीज देखना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल के अलावा एक और एंगल पैदा होगा, उस एंगल को ध्यान से देखना। इंटरसेक्टिंग लाइंस पहले पकड़ लो, देखो ये लाइंस है, कट कर रही है एक दूसरे को, तो ए बी सी और यहाँ पे डी, और यहाँ पे मैंने ओ ले लिया है, ले लिया। ध्यान से देखो यहाँ पे सभी एंगल पहले बना लो। यहाँ पे θ1, यहाँ पे θ2, और यहाँ पे θ3, और यहाँ पे θ4। ठीक है, ओके। अब होता क्या है, होता ये है कि इसमें सामने सामने के जो कोण है, सामने सामने के जो कोण है, अच्छा ठीक है, तो सामने सामने के जो कोण है, ध्यान से समझेंगे, सामने सामने के कोण, θ4 के सामने कौन सा कोण है, θ2, और ऐसे ही क्या बोलते हैं, θ3 के सामने कौन सा कोण है, θ1। ध्यान से देखिए, θ3 के सामने, अगर θ3 अपने सामने देखेगा तो कौन दिखाई देगा, θ1। θ4 सामने देखेगा तो कौन दिखाई देगा, θ2। θ2 के सामने θ4, θ3 के सामने θ1। तो इस केस में ये जो होंगे सामने सामने वाले कोण है ना, और सामने सामने वाले कोणों को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख सम्मुख कोण बोल दो या कोण बोल दो, शीर्षाभिमुख कोण, सामने सामने के कोण। जब भी ऐसे यक्ष टाइप की संरचना पैदा हुई तो उस केस में सामने सामने के जो कोण होंगे, इसके सामने ये कोण बनेगा ना, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी यहाँ पे देखो ये θ4 है ना, तो θ4 के सामने वाला क्या होगा, θ2, वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। यानी अगर तुमने यहाँ पे 35 डिग्री डाला तो यहाँ भी कितना होगा, 35 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है ना।
सामने सामने के कोण क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके साथ साथ थीटा 3 के सामने वाला कौन सा है, थीटा 1 है, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब समझ गए, सामने सामने के कोण। जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटेंगी, जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटेंगी, जब भी यक्स बनेगा, जब भी क्या बनेगा, यक्स बनेगा, तो आमने सामने के कोण हमेशा क्या हो जाएंगे, बराबर। क्लियर है? तो उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ओके, एक सेकेंड, थोड़ी सी समस्या है, ठीक है, 5 मिनट का और है। क्लियर है? तो क्या इसमें कोई दुविधा हुई, बोलो। इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक दूसरे को काटती है, और वर्टिकली अपोजिट लाइन जब वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब सामने सामने के कोण, आमने सामने के कोण, और आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ध्यान देना, आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना? अच्छा मैं अगर ऐसे लिख दूं और एक दूसरा ऐसे लिख दूं, तो यहाँ पे थीटा 1 बना, ये थीटा 2 बना, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, नहीं बराबर होंगे। एक अलग है, ये अलग है, क्या ये कहीं पॉइंट पे है, इन दोनों का पॉइंट अलग अलग है। तो गलती से ये मत करें सामने सामने है तो कौन सामने सामने बराबर कर दें, नहीं, ये एक दूसरे को कट करना ही चाहिए। ओके, हाँ या ना, कोई दुविधा नहीं। अच्छा, थोड़ा सा और इसमें हम फील करा देने, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल को लेके। सामने सामने का कोण तो ठीक है, मान लो अगर ऐसा हुआ, ऐसे है, यहाँ पे थीटा 1, थीटा 2, यहाँ पे थीटा 3, और यहाँ पे थीटा 4, और यहाँ पे थीटा 5। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे थीटा 4 नहीं होगा, थीटा 3 होगा। थीटा 3 और थीटा 5 क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है? हाँ है ना, बिल्कुल सर, थीटा 3 के जस्ट सामने पड़ रहा है, हाँ है ना। तो थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 5 होगा, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल फिर से लिख दे रहा हूं मैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोलो, कोई दुविधा नहीं ना इसमें? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, सुनना ध्यान से। अब मैं पूछूं आपसे थीटा 4 के सामने वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से है? सर, थीटा 4 के सामने दो कोण आ रहे हैं, यस और नो? देखो, थीटा 4 के सामने थीटा 1 और थीटा 2 आ रहे हैं, तो ये जो थीटा 4 होगा वो इन दोनों को मिला के बनेगा, यस और नो? तो थीटा 4 इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये मत कोनो बोल दीजिएगा कि थीटा 4 इज इक्वल टू थीटा 1 या थीटा 4 इज इक्वल टू थीटा 2, नहीं, थीटा 4 के सामने ये दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आया ना, ये दोनों कोण आ रहे हैं, तो दोनों कोणों का सम जो होगा वो बराबर होगा। क्लियर है? तो आई होप आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल भी समझ में आ गया होगा और इंटरसेक्टिंग लाइंस भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब हमारे पास दूसरा क्या आता है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी ऐसी लाइंस जो कभी आपस में मिलती ही नहीं है, यानी एक दूसरे को कभी काटती ही नहीं है, और ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप देख लो, यहाँ पे एक लाइन ऐसे गई और जस्ट इसके नीचे से एक लाइन गई, जस्ट इसके नीचे से एक और लाइन भेज दो, चलो 2 ही पहले भेजो, क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी काटेंगी? आप आगे मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, कहीं पे मिल रही हैं? नहीं, कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा हर जगह पे क्या होगा, बराबर होगा। यानी मान लो यहाँ पे आपने यहाँ पे नापा, यहाँ से लेके यहाँ तक नापा 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या है, 5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक भी 5, यहाँ भी नापो 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 5, हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसे को ही हम क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, इन्हीं को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, यानी हिंदी में बोलते हैं इनको समांतर रेखा। क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, इसके बारे में हमें बहुत मन से पढ़ना होगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो इस लाइन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, क्योंकि स्टोरेज की प्रॉब्लम है, तो इसलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करना पड़ेगा मजबूरन। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू वेरी मच।